गुड मॉर्निंग एवरीथिंग्स। श्री राम टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल एसआर टेक लाइव में वापस से आप लोगों का स्वागत है। कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी का आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी? रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बारे में बात की थी। रजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों से प्रॉपर बात की थी। मैंने आप लोगों को समझाया था उनके यूनिट्स क्या हैं। अब हम बात करेंगे पदार्थों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू रजिस्टिविटी, अकॉर्डिंग टू बैंडविड्थ। सामान्य तौर पर अगर बात करते हैं हम लोग, तो सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं ये चीज़ कि पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, देन इंसुलेटर। इन 3 भागों में सभी पदार्थों को डिवाइड किया गया है, जिनके बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज लेंगे यहाँ पर। क्या कंडक्टर्स होता है, क्या सेमीकंडक्टर्स होता है, क्या इंसुलेटर होता है। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से, सभी फ्रेंड्स से, सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस YouTube चैनल को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, ताकि सभी को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। क्लासेस जैसा आपको पता है ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दी हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही। क्वेश्चन सेशन के बारे में बोल रखा था आप लोगों से, तो क्वेश्चन सेशन भी जल्दी ही चालू कर दिए जाएंगे। और सभी फ्रेंड्स से मेरा एक दूसरा निवेदन यह है कि अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा कंटिन्यूटी में लाएं। मैं देखता हूँ किसी दिन लाइव कम आते हैं, किसी दिन लाइव ज़्यादा आते हैं। इट्स मीन सारे बच्चे कंटिन्यू क्लासेज नहीं लेते। कंटिन्यू क्लासेज ज़्यादा लें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइव आएँ। कम से कम वो स्टूडेंट्स तो पूरी तरह से लाइव आएँ जो यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि श्री राम टेक्निकल क्लासेज की लाइव क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं, तो उन स्टूडेंट्स तक भी आप इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का कार्य करें। तो दोस्तों, अपने अंदर जो पढ़ाई का जुनून है उसको बरकरार रखो। जैसा कि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर हमारे रोजगार से लेकर युवाएं अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या फिर यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोष व्यक्त कर रहे हैं, जिसका कुछ सकारात्मक प्रभाव दिखने भी लगा है। लेकिन वो सकारात्मक प्रभाव कब तक रहेगा, कितना रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि आगे रोजगार के प्रति या प्राइवेट सेक्टर में जो सरकारी कंपनियां या रेलवेज वगैरह जो ढकेली जा रही हैं, जो निजीकरण किया जा रहा है, उसको रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो युवा है वो कितना जागरूक है। सभी युवाओं को पता है, कुछ स्टूडेंट्स हैं इस तरीके के जो अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं या अलग अलग वो देते हैं। उनको खुद को सरकारी रोजगार चाहिए, लेकिन वो इस तरह का विरोध नहीं देख पा रहे हैं अभी। जिस तरह से लास्ट 2 साल से या 3 साल से मैं देख रहा हूँ हालात धीरे धीरे खराब होती जा रही हैं। अगर यही सिस्टम रहा तो आने वाला समय बहुत कठिन और दुखदाई होगा। ये शायद आपको नहीं दिख रहा है, या कुछ युवा हैं जिनको नहीं दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि अगर मैं इस तरह से कह रहा हूँ तो वो मेरा विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। सभी पार्टियाँ ऐसी ही होती हैं जो पहले अपना घर भरती हैं, बाद में युवाओं के बारे में या बाद में किसी और के बारे में सोचती हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अगर बात करते हैं तो युवाओं के बारे में अगर सोचोगे तो ही देश ग्रो कर पाएगा। हमारे पास यूथ जो पावर है उसका हम पॉजिटिवली प्रयोग नहीं करेंगे तो
वर्क एफिशिएंसी निकलेगी नहीं, इकोनॉमी ग्रो करेगी नहीं। अगर मैं चाइना की बात करूं, जो रियलिटी है 2008 से पहले अगर चाइना का ऑटोमोबाइल सेक्टर देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर उनकी हिस्सेदारी 0.5% भी नहीं थी ऑटोमोबाइल सेक्टर में। आप देख सकते हैं नेट पर सर्च करके, 2008 के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर में चाइना की वर्ल्ड के अंदर जो हिस्सेदारी थी वो 0.51% भी नहीं थी। लेकिन ऐसा अचानक से क्या हुआ कि 2008 के अंदर ही 2009 आते आते वो हिस्सेदारी बढ़ते 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 30-35% तक पहुंच गई। अचानक से ऐसा क्या हो गया? और 2008 के बाद इकोनॉमी ग्रो देखो, कहीं न कहीं हमारी जो सरकारें रही हैं, ये सरकारें अभी हैं, उन्होंने इस औद्योगिक क्रांति की तरफ ध्यान दिया नहीं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, अभी तो उद्योग प्लस होने के बजाय माइनस हो रहे हैं। जो उद्योग, लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, वो सभी बंद हो रहे हैं। रोजगार नहीं मिल पा रहा है लोगों को। प्राइवेट सेक्टर में अगर इन कंपनियों को धकेल दिया जाए, जो लो लेवल की कंपनियां हैं, इनको धकेल दिया जाए तो जो स्थिति आने वाली होगी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करना उचित नहीं है। सभी स्टूडेंट्स को पता भी है, उनको भी पता है जो विरोध कर रहे हैं, और उनको पता है जो विरोध नहीं कर रहे। हमारा घर कांग्रेस या बीजेपी या कोई अन्य दल नहीं चलाने वाला। हमारा घर तभी चलेगा जब हमारे पास रोजगार होगा। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करें या किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करें। हम उसका सपोर्ट करें जो हमें रोजगार मुहैया करवाए, क्योंकि मूल ज़रूरतें को जो पूरा करें। हमारी जो मूल ज़रूरतें, आज सिंपल सी बात है, आप कोई बिजनेस भी करना चाहते हो तो उसमें सिक्योरिटी नहीं है कि वो बिजनेस सक्सेस होगा या फेल होगा, क्योंकि जिस तरह का मार्केट है चल रहा है अभी, तो उसमें सक्सेस होने के चांसेस 2% है, बाकी के 98% चांसेस फेल होने के हैं। और ऐसी कंडीशन में आप अपनी सेविंग भी उन बिजनेस में लगाओगे तो उसकी सिक्योरिटी नहीं है। चलो हम लोग इस मुद्दों से हटके अपनी क्लास पे पहुंचते हैं। लेकिन हाँ, रोजगार की मांग जितनी ज़्यादा आप करते रहोगे बेटर रहेगा। सरकार तक पहुंचना चाहिए कि हमें रोजगार चाहिए। तो आप लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, ट्विटर, FB, पर्टिकुलर आधा घंटा निकाल ले, 15 मिनट निकाल ले दिन में, ताकि ये विरोध जब चलेगा महीने भर तभी जाके इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएंगे। अदरवाइज नए नए विरोध होते हैं, दूसरे दिन शांत हो जाते हैं। यही हसल इसका होगा। मीडिया है वो सच्चाई दिखाती नहीं है। सबसे मेन चीज़ है रोजगार। रोजगार होगा तो इकोनॉमी बढ़ जाएगी। रोजगार होगा तो आप लोग मार्केट में जाओगे, मार्केट आपके पास पैसा होगा, आप उसको खर्च करोगे, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो होगी। रोजगार नहीं होगा तो आप घर बैठोगे, इकोनॉमी किससे ग्रो होगी? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होगा, बाहर जाओगे तो मार्केट कैसे जाओगे? आप जहाँ पर 2,000 रुपये खर्च करने वाले थे वहाँ 100 रुपये में काम चला लोगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो चलो आते हैं हम लोग अपनी मूल बात पर। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं चालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है। चालक की अगर बात की जाए जिसे आप कहते हैं कंडक्टर।
कंडक्टर की अगर बात की जाए, चालक की अगर बात की जाए, तो चालक होता क्या है? चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके अंदर करंट आसानी से फ्लो हो जाती है, अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है या इलेक्ट्रॉन्स उसमें मुक्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं चालक। कि इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होंगे तो क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉन्स जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक बैंड से दूसरे बैंड की तरफ जाएंगे, एक कक्षा से दूसरी कक्षा की तरफ जाएंगे। लेकिन जब उनको ऑर्बिटों को पार करते समय उनको कुछ गैप पार करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं दोस्तों? एनर्जी गैप। दोस्तों चालक जो होता है, इस तरह से किसी भी पदार्थ के अंदर दो ऑर्बिटों के बीच एक एनर्जी गैप रहता है। मान के चलो एक कक्षा ये है जहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक ऑर्बिट ये है, ऑर्बिट मतलब कक्षा। अगर हम लोग ये जो है इसे बोल सकते हैं आप एनर्जी गैप, जिसे हिंदी में कहते हैं ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, एनर्जी गैप क्या होगा? अगर यहां पर एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और यहाँ पर एनर्जी गैप अगर कम हुआ तो कम एनर्जी से ही इस गैप को पार कर जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, मान के चलो आप यहाँ खड़े हुए हो, बीच में एक खाई है, अगर वो खाई कम होगी तो आप उसको आसानी से कम ऊर्जा के साथ ही पार कर जाओगे, कम ताकत लगा के ही पार कर जाओगे। और अगर वो खाई बड़ी होगी तो आप यहाँ से यहाँ पर मूव करने के लिए या कूदने के लिए आप लोगों को ताकत ज़्यादा चाहिए, अर्थात एनर्जी ज़्यादा चाहिए। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में मूव करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होगी वो डिपेंड करेगी इस एनर्जी गैप के बाद। अगर गैप ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, कम गैप होगा तो कम ऊर्जा चाहिए। तो हम कंडक्टर्स की अगर बात करते हैं तो कंडक्टरों में क्या होती है? धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। धारा आसानी से प्रवाहित कब होगी? जब एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आसानी से मूव हो जाएगा। दोस्तों एक बात अच्छी तरह ध्यान रखो, यहाँ पर जो ये एनर्जी गैप होता है वो पोर्टेबल रहता है। इसका मतलब यहाँ पर कोई एनर्जी गैप नहीं रहता, माइनरी एनर्जी गैप रहता है कुछ कंडक्टर्स में। आप कह सकते हैं जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप कह सकते हैं जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप रहता है। तो यहाँ से और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर जाएगा, आसानी से गति कर जाएगा। जैसे ही मैं छोटा सा वोल्टेज अप्लाई करूँगा, बहुत कम वोल्टेज अप्लाई करूँगा, तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाएगा। जिससे क्या होगा? धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि धारा प्रवाह कैसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव हो रहे हैं, वही क्या कहलाएगी? हमारी धारा, करंट्स। तो दोस्तों अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए कंडक्टर्स के अंदर एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी रहती है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? कंडक्टर के अंदर एनर्जी गैप की वैल्यू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है, अर्थात एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आसानी से मूव कर जाते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं हम लोग कंडक्टर्स को, अगर मैं ज़्यादा अगर इसके बारे में पढ़ना चाहता हूँ तो इसकी रजिस्टिविटी रेंज की भी बात कर लेते हैं। कंडक्टर्स को दोस्तों मैं दो भागों में डिवाइड कर देता हूँ। एक हमारा कंडक्टर्स को मैं कर देता हूँ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर उन्हें कहा जाता है जिसकी रजिस्टिविटी रेंज बहुत कम होती है, अर्थात वो किसी भी स्थिति में इंसुलेटर की श्रेणी में नहीं आते, या उनकी रजिस्टिविटी जो होती है वो आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। कई स्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि वो पदार्थ इंसुलेटर हो जाता है, लेकिन सुपर कंडक्टर कभी ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर धारा आसानी से फ्लो हो जाती है। इसकी जो रजिस्टिविटी रेंज है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता सीमा, प्रतिरोधकता जो होगी दोस्तों वो होगी 10⁻⁻⁶ से कम।
कहने का मतलब 10 की घात माइनस 6 से कम, 10 की घात माइनस 10 माइनस 20 उससे कम जितना भी होगा वो सुपर कंडक्टर की श्रेणी में रखे गए। ऐसे कंडक्टर जिनकी रजिस्टिविटी 10 की घात माइनस 6 ओम सेंटीमीटर, आपको मैंने समझाया था ओम सेंटीमीटर और ओम मीटर इसकी रजिस्टिविटी होती है। तो ओम सेंटीमीटर में अगर बात करें हम लोग तो 10 की घात माइनस 6 से कम, लेस देन 10 की घात माइनस 6, लेस देन 10 की घात माइनस 6, इससे कम अगर रजिस्टिविटी होगी तो वो सुपर कंडक्टर की श्रेणी में रखा गया। अगर हम सिंपली कंडक्टर्स की बात करें, कंडक्टर मतलब चालक की बात करें तो 10 की घात माइनस 4 ओम सेंटीमीटर से 10 की घात माइनस 6 ओम सेंटीमीटर तक इसकी रजिस्टिविटी रेंज होती है। कहने का मतलब 10 की घात माइनस 4 ओम सेंटीमीटर तक अगर किसी की रजिस्टिविटी है, किसी भी पदार्थ की रजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, तो वो कंडक्टर की श्रेणी में आते हैं। लेकिन 10 की घात माइनस 6 या 10 की घात माइनस 7, 10 की घात माइनस 8, 10 की घात माइनस 9 है तो वो सुपर कंडक्टर, माइनस 6 मतलब कम होती जा रही है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का मतलब विरोध करने का जो गुण है, प्रतिरोध जो निर्धारित करता है वो गुण है, वो कम होता जा रहा है, उसे हम कहते हैं रजिस्टिविटी। अगर हम चालक के बाद में अगर बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, जिसे हम कहते हैं अर्ध चालक। अर्धचालक किसे कहा जाता है? अर्धचालक कौन से होते हैं? अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर धारा का प्रवाह, धारा का जो प्रवाह होता है वो आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाता, या आप कह सकते हो ऐसे पदार्थों के अंदर जो आउट ऑर्बिट होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे परमाणु जिनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अर्धचालकों की श्रेणी में गिने जाते हैं, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है, ये हमारे क्या सेमीकंडक्टर्स। अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूंगा तो एल्यूमिनियम है, कॉपर है, टंगस्टन है, मरकरी है, आयरन है, सोना है, चांदी है, ये हमारे क्या हैं? कंडक्टर्स हैं। दोस्तों अगर सेमीकंडक्टर्स की अगर बात की जाए तो ये सेमीकंडक्टर्स 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। कैसे व्यवहार करते हैं? कुचालक। कि सर आपने कहा था कि तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन इसका तापमान कम होने के बावजूद भी ये कुचालक की तरह व्यवहार कर रहा है। लेकिन अर्धचालकों में जो होता है वो उल्टा होता है। क्यों होता है? उसके लिए एक टॉपिक है, हम लोग वहाँ देखेंगे, जिसे कहते हैं ताप गुणांक। ताप गुणांक जो होता है रेजिस्टेंस को इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ये प्रदर्शित करता है। हमारा चालकों का ताप गुणांक पॉजिटिव होता है, अर्थात वे पदार्थ जिनका तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट या ताप गुणांक पॉजिटिव होगा, जो किसका होगा? चालकों का। और वे पदार्थ जिनका तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है उनका ताप गुणांक क्या होगा? नेगेटिव, जो किसका होगा दोस्तों? अर्धचालकों का। किसका होगा दोस्तों? अर्धचालकों का। सेमीकंडक्टर्स जिसे हम लोग कहते हैं, तो उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट की अगर बात की जाए तो वो नेगेटिव होगा दोस्तों। अगर हम यहां पर बात करें ऊर्जा अंतराल की अगर बात करें तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आसानी से मूव नहीं कर पाता, क्योंकि ये एनर्जी गैप जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यहाँ पर एक ऊर्जा स्तर ये, दूसरा ऊर्जा स्तर ये, दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य जो एनर्जी गैप होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ऊर्जा अंतराल जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। कितना होता है? ये होता है दोस्तों
0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है दोस्तों? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है वो समझने का प्रयास करना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का ही एक यूनिट है, छोटा यूनिट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर 1 वोल्ट का विद्युत दबाव लगाने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन पर 1 वोल्ट का विद्युत दबाव लगाने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होगी वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है वो? 1.602 × 10⁻�19 जूल। क्या सर कूलाम भी होता था इलेक्ट्रॉन में? हाँ बिल्कुल, वही तो मैंने बताया था। अगर एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? 1.602 × 10⁻�19। और वोल्टेज की बात करें तो 1 वोल्ट। तो ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए ऊर्जा का मात्रक यहाँ से कूलाम इंटू वोल्ट भी हो जाता है, जो किसके बराबर होता है? जूल के बराबर। कूलाम इंटू वोल्ट, तो ये आवेश का मात्रक कूलाम, 1 वोल्टेज का, तो 1 कूलाम इंटू वोल्ट भी जूल के बराबर ही है, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम और वोल्टेज का मात्रक वोल्ट। तो ये हो गया कूलाम इंटू वोल्ट, जो भी किसके बराबर? जूल। अगर जूल में कन्वर्ट करें अपन इसको, कूलाम इंटू वोल्ट कहूँ या जूल कहूँ, बात एक ही है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम इंटू वोल्ट या जूल। दोस्तों कूलाम इंटू वोल्ट भी किसकी यूनिट है इससे पता लग जाएगा। कैसे होता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है, शायद नहीं हो तो एक बात ध्यान रखना, E बराबर क्या होता है? Q इंटू वी। आगे हम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ पर अगर बात करते हैं अर्धचालकों की, तो अर्धचालक के अंदर जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.1 तक रहता है। 0.7 किसका रहता है? किसका रहता है? 0.7 दोस्तों रहता है जर्मेनियम का, और 1.1 रहता है सिलिकॉन का। किसका रहता है दोस्तों? सिलिकॉन का। कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे आप, कहाँ पर होंगे? कुछ और डाटा इससे मिला जुला अगर कहीं पढ़ेंगे तो उसके बारे में अभी भी मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। क्या डिस्कस कर देता हूँ कि क्या पढ़ेंगे इससे रिलेटेड आप चीज़। दोस्तों कहीं और भी पढ़ा है आपने ये 0.7, कहाँ पढ़ा है उसके बारे में मैं बात करूँगा आपसे। ये दोस्तों 0.7 कई जगह जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में पढ़ते हो, वो बैरियर पोटेंशियल भी पढ़ा है आपने। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है? बैरियर पोटेंशियल, कोई भी पीएन जंक्शन डायोड है उस पर अगर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर धारा नहीं बहेगी, लेकिन एक ऐसा वोल्टेज का मिनिमम वैल्यू जिस पर उस डायोड के अंदर धारा बह जाए उसे कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। किसी भी डायोड के अंदर आवश्यक वह मिनिमम वोल्टेज जिस पर उस डायोड के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, उसी वोल्टेज को कहा जाता है बैरियर पोटेंशियल। क्या होता है बेटे बैरियर पोटेंशियल? अगर जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम की बात करें तो 0.3 वोल्ट होगा, यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये जर्मेनियम का होगा, और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट। ये बैरियर पोटेंशियल होता है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतराल है, दोनों में अंतर समझो।
जब तक दोनों में अंतर नहीं समझ पाओगे पॉसिबल नहीं है कि आप लोग किसी चीज़ का सही जवाब दे पाओ। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टिविटी रेंज। प्रतिरोधकता जो सीमा होती है किसकी? अर्धचालक की। वो कितनी होती है? 10⁻⁻⁴ ओम सेंटीमीटर से 10⁻³ प्लस का 3 मतलब 1000 ओम सेंटीमीटर। 10⁻⁻⁴ ओम सेंटीमीटर से लेकर 10⁻³ ओम सेंटीमीटर प्रतिरोधकता सीमा होती है किसकी? हमारी सेमीकंडक्टर्स की। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें, सवाल क्या बना? अर्धचालकों के अंदर ऊर्जा अंतराल कितना रहता है? 0.7 से 1.1। जर्मेनियम का कितना रहता है? 0.7। सिलिकॉन का कितना रहता है? 1.1। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 0 केल्विन टेम्परेचर पर अर्धचालक कैसा व्यवहार करता है? कुचालक का। प्रतिरोधकता सीमा कितनी होगी? 10⁻⁴ ओम सेंटीमीटर से 10⁻+3 या 1000 ओम सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये अर्धचालक जो होते हैं, जो हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने के लिए, जैसे डायोड है, ट्रायोड, रेक्टिफायर वगैरह में जो डायोड यूज करते हैं, उनको बनाने के लिए बेसिकली इनका यूज किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो हमारी डिवाइसेस बनती हैं उनको बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, इन अर्धचालकों का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें अब कुचालक की, किसकी बात करते हैं दोस्तों? कुचालक। इंसुलेटर क्या होता है? कुचालक की अगर बात करते हैं, इंसुलेटर। कुचालक वो होते हैं जिनके अंदर सामान्य टेम्परेचर पर धारा प्रवाहित नहीं होती है, उन्हें कुचालकों की श्रेणी में रखा गया है। कौन से? जैसे कि हम लोग अगर समझें इस चीज़ को, तो इनके अंदर जो एनर्जी गैप होता है वो काफ़ी अधिक होता है। दो ऊर्जा स्तरों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स, एक कक्षा का इलेक्ट्रॉन्स दूसरी कक्षा में आसानी से मूव नहीं कर पाता है। लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हो। कितना होता है दोस्तों? लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है इनके अंदर ऊर्जा अंतराल होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दूसरी जगह पर आसानी से मूव नहीं कर पाएगा। एक कक्षा का इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आसानी से मूव नहीं कर पाता है। ऊर्जा अंतराल एक, ये ऊर्जा स्तर है, इसे कहेंगे ऊर्जा स्तर फर्स्ट, ऊर्जा स्तर सेकंड। एक स्तर से दूसरी स्तर में हमारा इसे बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। दो ऊर्जा स्तरों के मध्य जो गैप होता है उसे बोलते हैं एनर्जी गैप। अगर हम बात करें इनके बारे में, तो एक कक्षा का इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आसानी से मूव नहीं हो पाता है क्योंकि ये गैप ज़्यादा होता है। अगर होगा तो बहुत ज़्यादा इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। समझ रहे हैं बेटा? कुछ है। कुचालक कौन से होते हैं? जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती। धारा कब प्रवाहित नहीं होगी? जब एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में नहीं जा पाएगा। कब नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उनके अंदर जो एनर्जी गैप होता है एक कक्षा से दूसरी, वो बहुत ज़्यादा होता है। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदने के लिए जो गैप होता है ना, जो बीच में जाएगा, तो एनर्जी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके अंदर धारा मोस्टली नहीं बहती है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज पर बहुत माइनर ही धारा बहेगी। कितना होता है? इसको भी अगर मैं दो भागों में बांट दूं, एक सेमी इंसुलेटर सेमी इंसुलेटर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि चालक था और अचानक से कुचालक बन गया, उससे थोड़ी सी रजिस्टिविटी बढ़ी। तो बीच में कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो
अगर टेम्परेचर को चेंजेस कराएं तो हो सकता है कंडक्टर भी हो जाएं और हो सकता है इंसुलेटर भी हो जाएं। तो उनको अलग श्रेणी में रख दिया मैंने, सेमी इंसुलेटर, जो कितने जिनकी रजिस्टिविटी रेंज होती है 10⁻³ ओम सेंटीमीटर से 10⁻10 ओम सेंटीमीटर तक। अगर इतनी रजिस्टिविटी है किसी पदार्थ की तो वो कहलाएगा सेमी इंसुलेटर। और दूसरा क्या कहलाएगा? प्योर इंसुलेटर। शुद्ध कुचालक, मतलब वो कभी किसी परिस्थिति में जाके चालक होगा ही नहीं, वो कहलाता है दोस्तों हमारा, उसकी रजिस्टिविटी होती है 10⁻10 से 10⁻22 ओम सेंटीमीटर। जैसे पोर्सलिन है, पीवीसी है, वेकेलाइड है, ये हमारी प्योर इंसुलेटर हो गए। तो दोस्तों ये हमारी अगर बात करते हैं तो ये क्या हुआ हमारा, इनको हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, चालक, अर्धचालक, कुचालक। क्या हुए? एनर्जी गैप के आधार पर पता लग गया चालकों में कोई एनर्जी गैप नहीं होता, पोर्टेबल रहता है। अर्धचालकों में 10.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुचालक जो होते हैं उनमें लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाता है। समझ रहे हैं दोस्तों? ये हम लोगों ने पदार्थों को डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू एनर्जी गैप एंड अकॉर्डिंग टू रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता के आधार पर। ये प्रतिरोधकता सीमा जरूर याद रखना, कहीं कहीं पूछ ली जाती है। और हमारा वो भी पूछ लेते हैं कि एनर्जी गैप कितना होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जर्मेनियम कितना रहता है, सिलिकॉन में कितना रहता है, चालक में कितना होता है, अर्धचालकों में कितना होता है, निम्न में से किस में एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, निम्न में से किस में एनर्जी गैप कम होगा। इन सब के बारे में पदार्थों के नाम दे दिए, तो ये भी ध्यान रखना कौन सा चालक है, कौन सा अर्धचालक है, कौन सा कुचालक है। ठीक है दोस्तों, ये आज मैंने सेमीकंडक्टर में डेली कोई टॉपिक उठा के उसको उसके बारे में इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ा डिटेल्स से आप लोगों के सामने प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक चीज़ें वो पहले क्लियर होनी जरूरी है। बाद में हम लोग डीपली तो पढ़ लेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें जिनका पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो पढ़ाया है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको रिवाइंड करके दोबारा से देखें, 1 बार 2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इजी लैंग्वेज में, बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत आसान तरीके से हर चीज़ को समझाने की कोशिश की है आप लोगों के सामने। क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में भी मैंने बताया था। इस तरह से पूछा जा सकता है, तो एनर्जी गैप क्या होता है, ऊर्जा स्तर क्या होता है, या फिर हमारा कितने रजिस्टिविटी क्या होती है, कौन सा पदार्थ चालक की श्रेणी में आता है, कौन सा पदार्थ अचालक की श्रेणी में आता है, कुचालक की श्रेणी में आता है, इन सब के बारे में बात की। दोस्तों क्लासेज आप लोगों की कंटिन्यू रहेंगी। बाकी का आप लोगों से जो निवेदन है वो तो मैं आप लोगों से कर चुका हूँ, थोड़ा सा पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। वैकेंसीज कभी भी आ जाएं, हम लोग प्रिपेयर रहें। ऐसा नहीं आग लगने के बाद कुआं खोदना स्टार्ट करो, अन्यथा दिक्कत हो जाती है, सिलेक्शन नहीं ले पाते हम लोग। और आपको अच्छी तरह पता है, एक वैकेंसी निकलने का मतलब है हम लोग शायद 2 साल 3 साल 4 साल पीछे चले गए, और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं 4 साल बाद ओवर एज भी हो जाएंगे। तो मेरा खासकर निवेदन है सभी स्टूडेंट्स के जो SRTC या SR टेक लाइव चैनल से जुड़े हुए हैं, वो उसी पॉजिटिविटी के साथ पढ़ें जिस पॉजिटिविटी के साथ वो क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं। हमारे सामने मोबाइल या लैपटॉप रखा हुआ है, एकांत वातावरण में या किसी रूम के अंदर आप लोग प्रॉपर वे में टाइम फिक्स करो। क्लास लेनी है मुझे, क्लास लेने के बाद मुझे उसके बारे में थोड़ा सा किताबों से भी नॉलेज लेना है, और फिर हम लोगों को उसके ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करने हैं। दोस्तों टीचर के पास दिशा निर्देश और आपका गाइडेंस, स्टडी यही होती है, उसको प्रिपेयर करना, उसको एग्जामिनेशन तक याद रखना स्टूडेंट्स का काम होता है। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो को लेकर कल वापस मिलते हैं इसी टाइम पर। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। कल मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पर वापस।